अध्याय 81 समय के लिए रुकना। यह महिला अधिकारी आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती है। बस सच्चाई उत्तर बिंदु से, पेलपेरल ने झो वेन एंड कंपनी से कहा। लिस को ऐसा नहीं लग रहा था कि वह ओजो वेन को उत्पाद बना रही थी। उसने सभी 6 छात्रों से कुछ प्रश्न पूछे और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया मानो उसने उसे बुलाया ही नहीं हो। अधिकारी, ऐसा क्या होगा? लिस से पूछताछ पूरी होने के बाद फादर ने पूछा। अन्य छात्र अब वापस जा सकते हैं। हालांकि मैं अपनी जांच में सहायता के लिए श्री झो वेन को वापस आमंत्रित करना चाहता हूं। लिज ने अपना हाथ हिलाया, जिससे अन्य छात्रों को कार्यालय से बाहर निकलने की अनुमति मिल गई और वह अपनी जांच की तरह की वह व्यवसायों से बोल रही हो। मूर्ति ने अंतिम मूर्ति बनाए, लेकिन जल्द ही चित्र देखें। अधिकारी, आप स्वाभाविक रूप से हमारे छात्रों को अपनी जांच में सहायता के लिए बुला सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, सनसेट कॉलेज को आधा सैन्य स्कूल माना जाता है। इन छात्रों को सैन्य रिजर्व बल का हिस्सा माना जा सकता है। यदि आप उसे लेना चाहते हैं तो आपको प्रशिक्षित करना होगा। यदि आपके पास जल्दी समय है तो मैं अभी आपके लिए कागजी कार्रवाई कर सकता हूं। किसी को इसकी जरूरत नहीं है। यह आपराधिक व्यक्ति है, इस पर एक नज़र मारो। मैं केवल अपनी जांच में सहायता के लिए उसे अपने साथ ले जाऊंगा। हम उसे बिना किसी नुकसान पहुंचाए वापस लाएंगे, इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लिज ने उपहास के साथ कहा और किराने का सामान के सामने रखा। वह कैसे नहीं देखा गया कि पेलेरल एक डट ओल्ड फॉक्स था। अच्छी तरह से बात करने के बावजूद वह शायद किसी परिवार को सूचित करने के लिए बाहर जाने की योजना बना रही थी। शुरुआत में सनसेट कॉलेज की स्थापना एक परिवार द्वारा की गई थी, इसलिए यदि कुछ भी होता है तो वे बेकार नहीं बैठेंगे, भले ही उन्हें जो वेन पसंद न हो। पितृसत्तात्मक ने मूल्यांकनकर्ताओं को ध्यान से देखा और तुरंत उनका हाव भाव बदल गया। उन्होंने लिस की ओर से गौरकर को देखा और पूछा, हमारे छात्रों ने कौन सा कानून बनाया है? वास्तव में इस स्तर के आतंकवादी का उपयोग करने के लिए। उसने पहले ही बता दिया था कि लिज झो वेन यहाँ थी। पहले जो कोई भी संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करता था, वे ही यहाँ आए थे। कोई टिप्पणी नहीं, लिज ने अपने आदमी को झो वेन को पकड़ने का आश्वासन देते हुए कहा। उसने चेतावनी दी कि उसका कोई भी समय बर्बाद नहीं हो सकता। एन्स के आने से पहले उसे झो वेन को ले जाना था। झो वेन एक परिवार का एकमात्र दावेदार था जिसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। एक परिवार के लिए उसकी महत्ता को बिना किसी ठोस सबूत के, बिना किसी ठोस साक्ष्य के सम्मान की पेशकश करना ऐसी बात थी जिससे वे निश्चित रूप से आश्वस्त हो गए। एक परिवार के अवलोकन में झो वेन से पूछा गया लगभग बेकार था। यह मूल रूप से झो वेन को बताया जा रहा था कि वे कुछ नहीं कर सकते थे, तो वे कुछ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कियाओ सियुआन को यह भी संदेह था कि इस मामले में एक परिवार शामिल था। यह भी एक कारण था कि उसे पूछताछ के लिए झो वेन को वापस ले जाना पड़ा। जहां तक झो वेन को मारने की बात है, न केवल लिज ऐसा करने से डर रही थी, बल्कि कियाओ सियुआन भी ऐसा नहीं करेगी। एन परिवार के पास झो वेन ही एकमात्र उम्मीदवार था, इसलिए उसे मारना उनसे पार पाने के बराबर था। कियाओ सियुआन उन्हें पूरी तरह से अपमानित नहीं करना चाहता था, कम से कम वह तब तक ऐसा नहीं करेगा जब तक उसके पास ठोस सबूत न हो। बेशक अगर वह झो वेन से वास्तविक सबूत प्राप्त कर सकता है कि एन परिवार जिंग डाओक्सियन के साथ शामिल था, तो यह एक अलग मामला होगा। शुरुआत में संभावना बहुत छोटी थी, इसलिए लिज को वास्तव में ऐसे साक्ष्य प्राप्त करने की अधिक आशा नहीं थी। वह केवल झो वेन को वापस ले जाना चाहती थी और उससे उन चीजों के बारे में सवाल करना चाहती थी जो कियाओ सियुआन एन परिवार के आने से पहले जानना चाहता था। झो वेन तुरंत कुलपति की पीठ के पीछे छिप गया। उसने ली हुआन को विशेष निरीक्षण ब्यूरो की कार्यप्रणाली का वर्णन करते हुए सुना था, एक ऐसी जगह जो लाक्षणिक रूप से किसी व्यक्ति की खाल उतारने के लिए पर्याप्त थी, चाहे वह कोई भी हो। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सनसेट कॉलेज तक आने में इतनी मेहनत करने के बावजूद स्पष्ट रूप से उन्हें एक साधारण पूछताछ के बाद रिहा नहीं किया जाना था। इसके अलावा झो वेन को दोषी महसूस हुआ। आखिरकार उन्होंने जिंग डाओक्सियन के लॉस्ट इमोर्टल सूत्र की खेती की थी। यदि ब्यूरो यह मान ले कि यह आदिम ऊर्जा कला जिंग डाओक्सियन से संबंधित थी, तो क्या इससे वह उसका सहयोगी नहीं बन जाएगा? झो वेन को नहीं पता था कि जिंग डाओक्सियन ने स्वयं लॉस्ट इमोर्टल सूत्र में खेती नहीं की थी, क्योंकि यह उसका नहीं था। भले ही अन्य लोग खोए हुए अमर सूत्र को पहचान भी लें, लेकिन उसे जिंग डाओक्सियन से जोड़ना असंभव था। इसके अलावा लीग में किसी ने भी लॉस्ट इमोर्टल सूत्र में महारत हासिल नहीं की थी, इसलिए इसे पहचानना लगभग असंभव था। अधिकारी, आपको पता होना चाहिए कि ओवरसियर एंड सनसेट कॉलेज के बारे में बहुत चिंता दिखाता है।
क्या तुम्हें उसे इसकी जानकारी नहीं देनी चाहिए? कुलपति ने झुंझलाते हुए कहा। लिज ने पूरी गंभीरता से कहा, लीग के कानून सर्वोच्च हैं। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि यह कहाँ है या यहाँ कौन है। जो करना आवश्यक है उसे करने के लिए मैं कर्तव्यबद्ध हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आता है। चांसलर, क्या आप ये कह रहे हैं कि ओवरसियर एन लीग के कानूनों से बड़ा है? आप मुझे संदर्भ से बाहर ले जा रहे हैं। इस मामले पर हमारा सनसेट कॉलेज निश्चित रूप से कांग्रेस से स्पष्टीकरण मांगेगा। कुलपति का चेहरा तमतमा गया। ऐसा करने में संकोच न करें। लिज जानती थी कि वह और अधिक समय बर्बाद नहीं कर सकती। उसे जो वेन के साथ तुरंत जाना था, इसलिए उसने अपने आदमियों को संकेत दिया। 2 आदमी प्रेत की तरह चले गए और उन्होंने जो वेन को बलपूर्वक अपने साथ ले जाने की कोशिश की। छूना नहीं मुझे, मैं अपने आप चल सकता हूँ। जो वेन को पता था कि स्कूल उनके खिलाफ शक्तिहीन था क्योंकि कुलपति ने उन्हें नहीं रोका था। ठीक है, आगे बढ़ो। लिज को डर नहीं था कि जो वेन बहुत कुछ कर सकता है। उसने अपना हाथ लहराया, अपने अधीनस्थों को उसे न छूने का मूक आदेश दिया और जो वेन को अकेले चलने दिया। अगर चीजें गुप्त तरीके से की जा सकती हैं तो वह मामले को तूल नहीं देना चाहती थी। जो वेन ने विरोध नहीं किया और वह आज्ञाकारी ढंग से बाहर चला गया। दोनों व्यक्ति उसके पीछे चल रहे थे। अगर वह कुछ भी असामान्य करता तो उसे तुरंत रोकने के लिए तैयार थे। चांसलर, हाँ, अभी के लिए अलविदा, लिज ने कहा और सीधे चली गई। जो वेन को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई और वह सीधे स्कूल के प्रवेश द्वार की ओर चला गया। उसमें ईक्यू की कमी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह गूंगा था। लिज ने उसे धोखा दिया था और अब उत्सुकता से उसे अपने साथ ले जा रही थी। हालांकि वह दबंग तरीके से बोलती थी, लेकिन वह बता सकता था कि कुछ चीजें थीं जो उन्हें रोक रही थीं। उनकी उत्सुकता जाहिर तौर पर इसलिए थी क्योंकि वे किसी चीज से डरते थे। मेरे रुकने का हर सेकंड मायने रखता है। जो वेन को एसओएस संदेश भेजने का अवसर नहीं मिला। जिस क्षण उसने कमरे में प्रवेश किया और लिज को देखा, उसे पता चल गया कि वह लिज की नाक के नीचे ऐसा करने में सक्षम नहीं है। इसलिए उसने खुद को तुरंत हिरासत में लिए जाने से रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था। इससे उसका रहस्यमय फोन भी जब्त हो सकता है। हालांकि यह मानते हुए कि कुलपति ने पहले ही खबर भेज दी होगी, उन्हें बस बदलाव के लिए समय का इंतजार करना था। सामान्य परिस्थितियों में नश्वर अवस्था में किसी के लिए कुछ महान अधिकारियों से बचना स्पष्ट रूप से असंभव था। जो वेन बिना कोई हरकत किए स्कूल के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ता रहा। न ही उन्होंने कोई रास्ता बदला। उसने लिज और अधिकारियों को विश्वास दिलाया कि उसने विरोध करना बंद कर दिया है और उनके साथ लौट रहा है। वास्तव में, यदि लीग के उच्च अधिकारी भी बयूरो के नियंत्रण में हो तो वे कुछ भी हास्यास्पद प्रयास नहीं करेंगे, छात्र तो दूर की बात है। जो वेन सामान्य रूप से चले जैसे कि उन्होंने खुद को भाग्य के हवाले कर दिया हो। लेकिन जब वह कैंपस के मैदान के भीतर एक जंगल के पास पहुंचा तो उसने अचानक पूरी ताकत लगा दी और जंगल में घुस गया। जैसे ही वह भागा, उसने कहा, मुझे पेशाब करना है। एक पल इंतजार करें। जंगल से गुजरते हुए वह पहले से ही वास्तविक दुनिया में भूमिगत बुद्ध शहर के प्रवेश द्वार के करीब था। जब तक वह इसमें बच सकता था, वह समय के लिए रुकने के लिए छोटे बुद्ध मंदिर की रहस्यमय शक्तियों का उपयोग कर सकता था। हालांकि ऐसा करना जोखिम भरा था क्योंकि उसे अभी भी नहीं पता था कि वास्तविक दुनिया में छोटा बुद्ध मंदिर खेल के समान था या नहीं। उसके पास अब पसंद की विलासिता नहीं थी। उसके पास ऐसी चीजें थीं जिन्हें वह बिल्कुल भी उजागर नहीं कर सकता था। यदि उससे पूछताछ के लिए ले जाया जाए तो उसके पास मौजूद सभी दस्तावेजों की जांच की जाती है। इस प्रकार के रहस्यमय फोन का पता चलता है। अध्याय 82 पलायन। जो वेन को भागते हुए देखकर लिज ने कोई कार्रवाई करने के इरादे से बिना किसी कार्रवाई के नजर से देखा। बयूरो प्रतिदिन लोगों को गिरफ्तार करता था और उनका पीछा करता था। यदि नश्वर राज्य में कोई छात्र अपनी नाक के नीचे से भाग जाए तो वे बयूरो में चोरी करना भूल सकते हैं। लिज को कुछ कहे बिना जो वेन के पीछे के 2 अधिकारियों ने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। लेजेंडरी स्टेज पर मोशन तब उभरी जब फोरहैंड प्लेट की तरह जो वेन की भुजाएं बंद हो गईं। लेकिन उस दूसरे क्षण में जो वेन के पीछे एक चांदी की चमकीली चमक थी। 4 सिल्वर की पंखुड़ियां फहराई गईं और एक फड़फड़ाहट के साथ वह 7 से 8 ऊंची उड़ान भरता था। वह अनिश्चित रूप से तेजी से और शांति के रूप में अधिकारियों के हमले से बच गई, आरामदायक जंगल में भाग गई। एक महान दोस्त जानवर जो उड़ने में सक्षम है, उसका पीछा करो। लिज थोड़ा अचंभित हो गया था, लेकिन उसके आने के बाद उसने तुरंत पीछा करना शुरू कर दिया। उन्होंने मूल रूप से कल्पना की थी कि जो वेन अपने पौराणिक मित्र जानवरों के साथ भी दिग्गजों से अप्रभावित रहेगा,
लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ, झो वेन एक फटीले कैमगार्ड की तरह था। वह अपने चारों पंख फड़फड़ाए और अपनी गति को छुपाने के लिए पेड़ों का उपयोग करने लगा, जंगल में चला गया। जैसे ही वह जंगल से बाहर निकला, उसने उसे घेरने की कोशिशों को रोक दिया। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितनी दूर तक जा सकते हो। लिस चिंतित और क्रोधित थी। उसने अकल्पनीय तेज गति से झो वेन का पीछा किया। वुड्स द्वारा अपने कार्यों को छुपाए बिना झो वेन उनके बीच की दूरी को खोलने में असमर्थ था। वह केवल प्राचीन इनलेट की ओर भाग सकता था, जो कि बहुत दूर नहीं था। पूरी गति से लिज और कंपनी के उसे पकड़ने से पहले अंडरग्राउंड बुद्धा सिटी में भागना। झो वेन ने अपना पास दिखाया और सीधे अंडरग्राउंड बुद्धा सिटी में प्रवेश किया। हालांकि लिज एंड कंपनी को उन सैनिकों ने रोक दिया जो इसकी रखवाली कर रहे थे। ब्यूरो अधिकारियों के रूप में अपनी पहचान प्रकट करने के बाद उन्हें पीछा जारी रखने के लिए भूमिगत बुद्ध शहर में जाने की अनुमति दी गई। झो वेन ने पूरी गति से छोटे बुद्ध मंदिर की ओर दौड़ते समय अपना सिर भी नहीं घुमाया। लिज और कंपनी ने लगातार उसका पीछा किया और सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी से प्राप्त पंखों से प्राप्त की गई गति के बावजूद वह उसके करीब आ रही थी। झो वेन, क्या आप जानते हैं कि गिरफ्तारी का विरोध करना कौन सा अपराध है? मूल रूप से हमें केवल यह आवश्यक था कि आप हमारी जांच में सहायता के लिए वापस आएं। अब जब आप बच रहे हैं तो इससे अपराध और बढ़ जाएगा। तुम्हारे रुकने में अभी भी देर नहीं हुई है, लिज ने पीछा करते हुए चिल्लाया। झो वेन ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और पूरी गति से आगे बढ़ गया। लिज को पता था कि जब उसने झो वेन को चुपचाप भागते देखा तो वह और समय बर्बाद नहीं कर सकती थी। अपने दांत पीसते हुए उसने एक नीला तलवार बुलाई और उसे झो वेन की ओर फेंक दिया। एक नीली तलवार की किरण तुरंत दिखाई दी, जो कई मीटर तक चलकर सीधे झो वेन की पीठ की ओर जा रही थी। झो वेन ने हवा की आवाज सुनी और वह तलवार की धार के प्रहार से बमुश्किल बचते हुए तेजी से आगे बढ़ा। बिना कुछ कहे वह आगे दौड़ता रहा। मूल रूप से उसके मन में केवल रहस्यमय फोन को छिपाने का अवसर खोजने का विचार था, लेकिन लिज की कड़ी तलाश के कारण वे उसे ऐसा करने का मौका नहीं दे रहे थे। वह बस छोटे बुद्ध मंदिर की दिशा में भागने की कोशिश कर सकता था। अगर तुम आज मुझसे बच जाओगे तो मेरा नाम लिज नहीं है। लिज क्रोधित थी और उसे कोई परवाह नहीं थी। वह बार बार अपनी तलवार से वार करती रही। हालांकि तलवार की किरणें झो वेन के महत्वपूर्ण स्थानों पर लक्षित नहीं थीं, लेकिन यह उसे गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त थी। तलवार की किरणों से बचने के कारण झो वेन की गति तुरंत कम हो गई। इससे अन्य अधिकारियों को उस तक पहुंचने का मौका मिला। वे समारोह में खड़े नहीं हुए क्योंकि उन्होंने उन पर कई आदिम ऊर्जा कौशल डाले। वे अनुभवी थे और उन्होंने गैर घातक तरीके से क्रूर हमला किया। ये पूरी तरह से उसे गंभीर रूप से घायल करने के लिए था ताकि उसे वापस ले जाया जा सके। जैसे ही लिज की तलवार की किरण झो वेन की जांघ पर लगी, खून की एक बड़ी धारा निकल पड़ी। घाव से खून लगातार बहता रहा। झो वेन चुपचाप आगे बढ़ता रहा, लेकिन उसे लगने वाली चोटें बढ़ती गईं। हालांकि वे घातक नहीं थे, उसके घाव बेहद भयावह थे। लिज भी चिंतित थी। हालांकि झो वेन को एक महान साथी जानवर द्वारा संवर्धित किया गया था और वह बहुत तेजी से उड़ रहा था, अंततः वह नश्वर अवस्था में था। उनके लगातार हमलों के तहत उन्हें बिना झुके केवल चोटें लगीं। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल लग रहा था, लेकिन उसके महत्वपूर्ण अंगों को चोट लगने से बचा लिया गया था। उसे कोई गंभीर क्षति नहीं हुई थी। इसका संबंध निश्चित रूप से इस बात से था कि लिज एंड कंपनी का वास्तव में झो वेन को मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वह किसी भी ऐसी चोट से बचने में सक्षम था जो उसे युद्ध से बाहर करने के लिए पर्याप्त थी। कई बार झो वेन बिना देखे भी अंतिम क्षण में हमले से बचने में सक्षम था। ऐसा लग रहा था मानो उसके सिर के पीछे आंखें थीं। इससे लिज को बहुत सदमा लगा। ये झो वेन युद्ध में बहुत शांत है। घायल होने पर भी वह समग्र क्षति को कम करने के लिए खुद को घायल होने देना चुनता है। वह भयानक रूप से शांत है। यह अविश्वसनीय है कि वह केवल 16 वर्ष का है। लिज ने अपनी आंखों में दृढ़ दृष्टि के साथ खून से लथपथ झो वेन को उड़ते हुए देखा। ये सोचकर उसका दिल कांप उठा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि एक परिवार ने उसे चुना। यह शायद सिर्फ झो लिनफेंग और ओयांग लैन के बीच के रिश्ते के कारण नहीं है। झो वेन ने पीछे हटते हुए संघर्ष किया। उनके शरीर पर चोट लगने के बाद उनका खोया हुआ अमर सूत्र स्वचालित रूप से बुद्धि सूत्र की लघु पूर्णता में बदल गया। जिस बात ने उन्हें और आश्चर्यचकित कर दिया वह ये थी कि उनका घाव ली हुआन की तरह ही दबाव डालने और रक्त को बाहर निकलने से रोकने के लिए एक साथ खींच गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लघु बुद्धि पारमिता सूत्र का इतना सरल उपयोग होगा। झो वेन काफी आश्चर्यचकित थे।
बुद्धि सूत्र की लघु पूर्णता ने जो वेन के संविधान को 10 से अधिक करने की अनुमति दी, एकमात्र आंकड़ा जो 11 तक पहुंच गया। इसलिए इसने निश्चित रूप से संविधान को बढ़ावा दिया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इसने क्या किया। छोटे बुद्ध मंदिर की पत्थर की सीढ़ियां पहले से ही दिखाई दे रही थीं। इसमें छात्रों को गलती से प्रवेश करने से रोकने के लिए निश्चित क्षेत्र के चिन्ह के साथ बैरिकेडिंग करते हुए एक धातु की बाड़ लगाई गई थी। छोटे बुद्ध मंदिर की सुरक्षा में सैनिक नहीं थे क्योंकि यह अनावश्यक था। यदि कोई वास्तव में छोटे बुद्ध मंदिर में प्रवेश करने और लघु बुद्धि पारमिता सूत्र में महारत हासिल करने में सक्षम होता तो सेना बहुत खुश होती। दुनिया में सभी प्रकार के समान रहस्यमय स्थान थे, लेकिन उनमें से 10% से भी कम को पूरी तरह से साफ किया गया था। जो वेन बाड़ की ओर दौड़ा क्योंकि उसके बाएं हाथ ने कंकाल ब्रेसे को आकर्षित किया। उसने बाड़ में एक बड़ा छेद कर दिया और तुरंत उसमें से रेंगने लगा। लिज और कंपनी लुओयांग से नहीं थे, इसलिए वे हाल ही में खोजे गए बुद्ध शहर के बारे में बहुत कम जानते थे। हालांकि उन्होंने निषिद्ध क्षेत्र का चिन्ह देखा, फिर भी उन्होंने अपना पीछा जारी रखा। सबसे पहले लिज को जल्द से जल्द जो वेन को पकड़ने की जरूरत थी। दूसरे, जो वेन के सामने होने पर वह सबसे पहले सभी खतरों को सहन करेगा, इसलिए वह अपने आदमियों के साथ भीड़ लगाने में संकोच नहीं करती थी। आगे संकरे चट्टानी रास्ते में उसे चकमा देने की जगह कम हो गई। लिज जो वेन की पीठ पर एक बीम मारने में कामयाब रही, जिससे वह लोटस फ्लावर बुद्धा बॉडी कौशल को ट्रिगर कर सका। हालांकि जैसे ही उसे आगे फेंका गया, उसकी पीठ पर एक लंबा खूनी घाव खुल गया। जब वह ऊपर पत्थर की सीढ़ियों पर गिरा तो उसने खून उगल दिया। लिज हाथ में तलवार लेकर जो वेन के पास पहुंची और उसने ठंडे स्वर में कहा, जो वेन, तुम गिर गई हो। ये भ्रम रखना बंद करें कि आप बच सकते हैं। मामले में सहायता के लिए हमारे साथ लौटने से आपको ही लाभ होगा। जो वेन ने लिज और कंपनी पर नजर डाली जो उसे पकड़ने में कामयाब रही थी। अपने मुंह के कोने से बहते खून को पोंछते हुए उसने उदासीनता से कहा, मैं क्यों बचूंगा? आप ही हैं जिन्हें बच जाना चाहिए। अध्याय 83 पत्थर की सीढ़ियों पर गतिरोध। पागल मैन। लिज ने जो वेन की बात को अंतिम रूप दिया। उन्होंने अपने हाथों से अधिकारियों को आगे बढ़ाया और जो वेन को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसने पहले ही बहुत अधिक समय बर्बाद कर दिया था। धीरे धीरे उसने मूल रूप से योजना बनाई थी उससे कहीं अधिक। ये बताना पहले से बहुत मुश्किल था कि वे एन फैमिली के आने से पहले जो वेन को ले जा सकते थे। वह और अधिक समय बर्बाद नहीं हो सका। कुछ अधिकारी आगे बढ़े। ऊपर जाने से पत्थर की सीढ़ियां कट गईं। वे अब पहले किसी तरह का इरादा नहीं कर रहे थे, जिससे उन्हें एक साथ तेजी से आगे बढ़ने की अनुमति मिल गई। लेकिन इस बार जो वेन तुरंत नहीं भागे। वह फिल्मांकन के शीर्ष पर बैठे थे और उस अधिकारी पर हमला करने के लिए नियुक्त किया गया था जिसका नेतृत्व प्रभारी ने किया था। ये हित नैराश्य और शक्तिहीन लग रही थी, मानो उसने थोड़ी भी ताकत नहीं पाई हो। अधिकारी लगभग 2 मीटर की दूरी पर था, इसलिए उसकी मंजिल भी नहीं रुकी। लिज और कुछ अधिकारियों को स्वाभाविक रूप से विश्वास नहीं था कि जो वेन के करीब से उन पर हमला करने की क्षमता थी। ऐसे कौशल जो मूल ऊर्जा को चित्रित कर सकते हैं, उन्हें पौराणिक स्तरों पर भी अल्पसंख्यक माना जाता था, इसलिए नश्वर चरण में किसी के लिए इस तरह के कौशल में ठोस उपलब्धि हासिल करना असंभव था। यदि कोई भी था तो नश्वर राज्य में किसी के पास की टिप्पणी का समर्थन करने के लिए आवश्यक तत्व ऊर्जा नहीं थी। हालांकि जो वेन के तेज प्रहार से अधिकारी भूमि पर गिर गया, तुरंत बाकी लोगों को चौंका दिया। जो वेन अनियंत्रित रहा क्योंकि वह बार बार हवा में टकराया था। जवाब में शेष अधिकारी क्षेत्र में ऐसे ढह गए जैसे उनकी आत्माएं नष्ट हो गईं। लिज स्तब्ध और हतप्रभ, लगभग आपकी आंखों पर विश्वास करने में बेकार थी। कुछ दिग्गज अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से सांस लेना बंद कर दिया था, फिर भी उसने यह नहीं बताया कि जो वेन ने उन्हें कैसे मारा था। उसकी दृश्य दृष्टि और चमक की चमक से चमक उठी। क्षण भर के लिए वह उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। फिर तुम्हें भी पता चला कि वे मारे नहीं गए थे। इसके बजाय ये पत्थरों की मूर्तियां और छोटे बुद्ध मंदिर की रहस्यमय शक्ति थी जिन्होंने अपना जीवन छीन लिया। हालांकि इस रहस्यमय शक्ति को जो वेन से बेहतर कोई नहीं जानता। उन्होंने अधिकारियों की मौत के क्षण का अनुमान लगाया था और बस हमले के साथ तस्वीर खानदानवाई थी। ये बस उन्हें डराने के लिए था। जो वेन को जो आश्चर्य हो रहा था वह ये बात थी कि लिज स्टोन की शक्ति से प्रभावित नहीं था, अन्यथा उसे मृत पाया जाना चाहिए था। अजीब बात है, मुझे मत बताओ कि लिज के पास हृदय ध्यान का समान मूलमंत्र ऊर्जा कौशल है। वैसे तो क्या वह रहस्यमय शक्ति मारी नहीं गई है, लेकिन ये सही नहीं है। अगर उसके पास भी ऐसा कुछ है तो उसे इस जगह का रहस्य नहीं पता चलेगा।
वह समय से पहले इसका उपयोग नहीं करेगा। क्या हो रहा है? जो वेन आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने इसे नहीं दिखाया। वह इत्मीनान से पत्थर के पत्थरों पर आ रहा है, श्रेष्ठता के भाव से लिज को देख रहा है। मैं तो भूखा नहीं चाहता था, पर पंख मेरे साथ जबरदस्ती क्यों करना पड़ा? उनकी बातें अर्धसत्य वही। यदि लिज ने कहा कि दबाव नहीं डाला गया है, तो वह निश्चित रूप से अपने जन्मदिन की इच्छा पूरी नहीं करती है। बयूरो के लोगों को जन्मदिन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कहा जाता है। उसे नहीं पता था कि भविष्य में वह अपने रोस्टर के बारे में स्पष्ट रूप से कील से क्या कह रही थी, क्योंकि लीग ने उसे वामपंथी सूची में शामिल कर लिया था। लेकिन फिर भी जो वेन अपने रहस्यमय फोन के रहस्य से पर्दा नहीं उठाना चाहता था। अधिक से अधिक मैं एक भगोड़ा बनूंगा, ऐसे बस्ती जिले में भाग डायनासोर जो मानव नियंत्रण में नहीं है। जब तक मेरे पास रहस्यमय फोन है, कोलोराडो के खतरे के लिए मेरे पास अनुभव है। जो वेन ने मन बनाया था कि अगर उसे अलग से घेर लिया गया तो उसे एक अधूरा भगोड़ा बना दिया जाएगा। रहस्यमय व्यवहार करने की कोशिश मत करो। क्या लगता है कि आप मुझे मूर्ख बना सकते हैं? लिस को विश्वास नहीं था कि मॉडल स्टेज में जो वेन जैसे स्टूडेंट के पास इतनी भयानक शक्ति हो सकती है। हालांकि उन्होंने तुरंत ये खुलासा किया कि चारों अधिकारियों की मौत कैसे हुई। इस झिझक के कारण सीधे आगे बढ़ने का साहस शामिल नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इसे आजमा सकते हैं। आइए देखें कि क्या मेरी निराकार दिव्य हथेली आपको मारने में सक्षम है। जो वेन ने भावशून्य भाव से कहा, जैसे कि उसके पास सब कुछ है। थैला। हालांकि जो वेन अंदर से विलाप कर रहा था, मैं पहले ही इतने लंबे समय से रुका हुआ हूं। थॉट मेडिटेशन की सुरक्षा के बिना भी, चाहे लिस कितनी भी मजबूत क्यों न हो, उसे पत्थर की सीढ़ियों पर ही मर जाना चाहिए था। वह बिल्कुल ठीक क्यों है? कैसी निराकार दिव्य हथेली? मैंने इसके हारे में नहीं सुना है। लिज उनकी मौत का कारण जानने की कोशिश में झोउविन और चार मृत अधिकारियों को घूरती रही। निराकार दिव्य हथेली रंगहीन और छायाहीन है। ये लोगों को अदृश्य तरीके से मारता है। एक मौलिक ऊर्जा कौशल ओयांग लैन ने मुझे दिया। यह मेरी सुरक्षा के लिए था और मैं आमतौर पर इसका आसानी से उपयोग नहीं करता। यदि आपने आज मुझे घेर नहीं लिया होता तो मैं इतनी घृणित आदिम ऊर्जा कौशल का उपयोग नहीं कर पाता। जो वेन ने बकवास की, लेकिन वह विचार कर रहा था कि वह कैसे बच सकता है। उसे विश्वास नहीं था कि वह सचमुच लिज को डरा सकता है। वह जल्दी नहीं गई थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसके चार सहयोगियों की मृत्यु कैसे हुई थी और वह जोखिम लेने को तैयार नहीं थी। लिज को जो वेन की बातों पर संदेह था। ये सच है कि वह ये नहीं बता सकती कि मौतें कैसे हुई क्योंकि उन्हें कोई चोट नहीं लगी थी। अचानक लिज को एक विचार आया। उसे निषिद्ध क्षेत्र का वह चिन्ह याद आया जो उसने देखा था और उसे तुरंत इसका एहसास हुआ। उसने अपने परिवेश को आकार दिया और उपहास किया। फिर मैं कोशिश करके देखूं कि आपकी निराकार दिव्य हथेली मुझे कैसे मार सकती है। जैसे ही वह बोली, लिज ने एक साथी जानवर को बुलाया। इसके शुद्ध सफेद पंख और कोमल त्वचा थी और इसने सफेद गाउन पहना हुआ था। ये पौराणिक देवदूत जैसा दिखता था, लेकिन इसमें एक चीज अलग थी। इस देवदूत साथी जानवर का कोई सिर नहीं था। वह गर्दन से ऊपर तक खाली था। बिना सिर वाली परी। जब जो वेन ने बिना सिर वाली परी को देखा तो वह तुरंत चिल्लाया। हेडलेस एंजल एक साथी जानवर के रूप में बहुत प्रसिद्ध थी। हालांकि यह लीग के पश्चिमी जिले से आया था, इसका नाम पहले ही अर्थ लीग में फैल चुका था। हेडलेस एंजल कोई सच्चा देवदूत नहीं था, बल्कि पश्चिमी किंवदंती का एक पात्र था। किंवदंती है कि एक पवित्र नन शुद्ध हृदय से ईश्वर में विश्वास करती थी, यह आशा करते हुए कि वह एक दिन देवदूत के रूप में ईश्वर की सेवा करने के लिए स्वर्ग जा सकती है। नन को देखने वाले प्रत्येक व्यक्ति का मानना था कि वह दुनिया की सबसे शुद्ध और दोषरहित व्यक्ति थी। इसलिए जो कोई भी उसे जानता था, उसका मानना था कि उसकी मृत्यु के बाद उसे स्वर्गीय राज्य में चढ़ना था, एक देवदूत बनकर जो भगवान की सेवा करेगी। शायद नन की भक्ति ने भगवान को प्रभावित किया। एक दिन भगवान नन के सामने उतरे और पृथ्वी पर एक दिव्य प्रकाश डाला, जिससे नन का शरीर एक देवदूत के शरीर में शुद्ध हो गया। जैसे ही नन का शरीर एक देवदूत के शरीर में परिवर्तित हो रहा था, उसने मृत्युदंड पर बैठे एक कैदी को पवित्रतापूर्वक प्रार्थना करते और ईश्वर के सामने पाप स्वीकार करते देखा। इसलिए नन ने भगवान से पूछा, वह कैदी बहुत पवित्र है, क्या आप उसे उसके पापों से मुक्त कर सकते हैं? भगवान ने उत्तर दिया, मैं कर सकता हूं, लेकिन उसके पापों का बोझ किसी को उठाना होगा। यदि आप सहमत हैं तो आप गिलोटिन पर कैदी की जगह ले सकते हैं और उसके पापों को सहन कर सकते हैं। ये सुनने के बाद नन ने कैदी के पापों को सहन करने का निश्चय किया।
इसलिए दिव्य प्रकाश की एक चमक के साथ गिलोटिन पर कैदी को नन में बदल दिया गया, जो तेजी से एक देवदूत में बदल रही थी। इससे पहले कि उसका शरीर पूरी तरह से एक परी में बदल पाता, उसका सिर काट दिया गया था। हालांकि उसका सिर काट दिया गया था, उसके शरीर के अन्य हिस्से पहले से ही एक परी के थे। यह एक अजर और अमर शरीर था जो सिर काटने से नहीं मरता था। हालांकि सिर देवदूत न होने के कारण ठीक नहीं हो सका, इसलिए नन पश्चिमी किंवदंती में प्रसिद्ध हेडलेस एंजल बन गई। हालांकि नाम भयानक था, एक बिना सिर वाली परी पश्चिमी जिले में पवित्रता का पर्याय थी। आयामी तूफानों के बाद पश्चिमी जिले में एक आयामी क्षेत्र के अंदर एक बिना सिर वाला देवदूत आयामी प्राणी दिखाई दिया। बाद में इसे मानवता द्वारा मार दिया गया और इसका साथी अंडा प्राप्त हुआ। इस प्रकार महाकाव्य चरण में हेडलेस एंजल पूरे अर्थ लीग में प्रसिद्ध हो गया। वह युद्ध शक्ति में सर्वश्रेष्ठ नहीं थी, लेकिन सुरक्षा के मामले में वह महान थी। बिना सिर वाली देवदूत की सुरक्षा से शाप और हेक्स जैसी सभी प्रकार की बुरी ताकतें उसके स्वामी को नुकसान पहुंचाने में असमर्थ थीं। यह आज तक पश्चिम का सबसे मजबूत रक्षात्मक साथी जानवर था। हेडलेस एंजल के मास्टर ने कई रहस्यमय खतरों के बीच आयामी क्षेत्रों का पता लगाने के लिए अपनी रक्षात्मक शक्तियों पर भरोसा किया, जिनके बारे में मानवता का मानना था कि उन्हें मना किया गया था हर बार सुरक्षित रूप से लौटना। इसलिए हेडलेस एंजल की संयुक्त तेज हो गई। लेकिन जो वेन को पता चला कि उसका आधार केवल एक ही बिना सिर वाला एंजल कंपेनियन जानवर था और उसका मालिक लिज नहीं था। अध्याय 84 बिना सिर वाला देवदूत। हेडलेस एंजल आक्रामक गुण वाला दोस्त जानवर नहीं था। इसका शरीर एक पवित्र प्रभुमंडल की तरह दिखाई दिया जो लिज के सामने तैर रहा था। लिज ने अपना हाथ हिलाया और इशारा किया, जिससे हेडलेस एंजल का शरीर तुरंत एक सफेद क्रूस में बदल गया जो लिज की हथेली में गिर गया। क्रूस पर चढ़ाए गए चित्रों में एक पवित्र चमक थी, जिससे लिज ने उसे हाथ में लेने के लिए एक देवी की तरह दिखाई दे रही थी। जो वेन को अंततः समझ आ गया कि लिज को छोटे बुद्ध मंदिर की रहस्यमय शक्ति से क्यों नहीं मारा गया। ये संभावना बिना सिर वाले देवदूत की सुरक्षा के कारण थी। वह छोटे बुद्ध मंदिर की ओर उड़ने के लिए पीछे मुड़ने और अपने पंख फड़फड़ाने में शामिल नहीं हुए। चांदी के धागों वाली उड़ने वाली चींटी के धाकड़ों ने झोवेन को गति प्रदान की, जो किसी भी तरह से एक शिखर पौराणिक कथा से कमतर नहीं थी। उसने पत्थर की मूर्तियों के अंत में छोटे बुद्ध मंदिर के प्रवेश द्वार पर प्रवेश किया। जो वेन मूल रूप से वास्तविक जीवन में छोटे बुद्ध मंदिर में प्रवेश का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे, लेकिन अब इस पर विचार करने का समय नहीं था। वह बस शरण लेने के लिए प्रवेश कर सकता था। भागना रिलीज प्रदर्शित और मैनफे पैर कट स्टेशन। लिज की नायिका नामांकित थी क्योंकि उसने हेडलेस एंजल का क्रूज पर कब्जा रखा था। एक पैंथर की तरह उसने हाथ में तलवार लेकर झोवेन का पीछा किया। फिर उसने उसे झोवेन की आंख पर ऐसे मारा जैसे वह कोई चाबुक हो। लिज पहले एक परिवार के साथ अपने रिश्ते के कारण पीछे हट गई थी। हालांकि 4 अधिकारियों की मौत से लिज का गुस्सा भड़क गया था। वह बस झोवेन को जीवित वापस लाना चाहता था। उसके पास कोई और संशय नहीं था। हमला बेहद तेज था क्योंकि तलवार की किरणें तुरंत झोवेन के पीछे पहुंच गईं। चांदी के किले वाली उड़ने वाली चींटी को भींचे हुए दांतों से बुलाते थे। जब वह छोटे बुद्ध मंदिर में घुसा तो उसने उसे अपनी पीठ पर बिठाकर रखा। उसी क्षण झोवेन छोटे बुद्ध मंदिर में वे पीछे एक चरमराती आवाज में थे। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि चांदी की दीवार वाली उड़ने वाली चिंटी के दोनों जहाज समुद्र तट द्वारा अलग अलग कर दिए गए थे। यहाँ तक कि उसके चेहरे पर भी खून का घाव था जिससे खून निकल रहा था। हकीकत में कोई खेल नहीं था, इसलिए चांदी की दीवार वाली उड़ने वाली चिंटी अगर मर जाती तो उसका पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता था। एक विचार के साथ झोवेन ने उसे वापस बुलाया और वह पूरी गति से टेम्पल हॉल में दौड़ने लगा। चांदी के पतंगे के बिना उसकी गति बहुत धीमी थी। बुद्धि सूत्र की लघु पूर्णता के अंदर का वातावरण खेल के समान था। जब उन्होंने छोटे बुद्ध मंदिर परिसर में प्रवेश किया तो सबसे पहले उन्होंने एक पत्थर का स्मारक देखा जिस पर लघु बुद्धि पारमिता सूत्र अंकित था। दरअसल पत्थर का स्मारक और भी अधिक प्राचीन और संयमित लग रहा था, जैसे कि इसे समय की मार झेलनी पड़ी हो। कोटादार बाहरी भाग ने इसे और भी बढ़िया खाबड़ बना दिया, मानो इसमें कोई अवर्णनीय आकर्षण हो। झोवेन इससे परेशान नहीं हो सकते। उन्होंने टेम्पल हॉल में प्रवेश करने से पहले तेजी से संभव हो सकने वाली बुद्धि पारमिता सूत्र को प्रसारित किया। लिज भी अपनी पीठ पीछे चल रही थी और उसने बिना किसी हलचल के फिर से अपनी तलवारों से वार किया। ऐसा लग रहा था इंसानों को वह अपने दोनों तीज त्योहारों को काटना चाहता हो। सत्य श्रोता के कारण अपना सिर कुरे बिना भी झोवेन प्रवेश में सक्षम था कि तलवार की किरण पहले से ही उसके पीछे थी।
उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के मंदिर के हॉल की ओर सामान लगा दिया। हवा में उसे लगा कि उसके पैर का निचला हिस्सा ठंडा हो गया है। उनके स्पोर्ट्स शोरूम हाईटेक कपड़े से बने थे और उनके तलवे कटे हुए थे। यहाँ तक कि उसके आदिवासियों के तलवे का कुछ मांस भी नहीं बचा। उनके तलवों से खून बह रहा था, जो काफी असुविधाजनक था। हालांकि जो विन अंततः मंदिर हॉल में घुस गया और पत्थर के शीशे पर गिर गया। बुद्ध, कृपया मेरी प्रार्थना सभाएं। इस मंदिर की शक्तियां उस महिला के खिलाफ प्रभावशाली हैं, नहीं तो वह पगली मेरी टांगें एक तरह से ही काट डालेगी। जैसे ही वे वेन मंदिर के अंदर गए, उन्होंने प्रार्थना की। हेडलेस एंजल क्रूसिफिक्स के संरक्षण में छोटे बुद्ध मंदिर की सेनाएं अपने सभी मूल रहस्य खोती हुई लग रही थीं, और लिज के खिलाफ पूरी तरह से बेकार हो गईं। लिज ने एक हाथ में क्रूस और दूसरे हाथ में तलवार पकड़ रखी थी और सीधे मंदिर हॉल के अंदर चली गई। हालांकि जैसे ही उसका एक पैर मंदिर के हॉल के अंदरूनी हिस्से में घुसा, अंदर मौजूद 3 मुखी बुद्ध की मूर्ति ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। टकराना। पवित्र क्रूस की चमक तुरंत ऐसे फट गई जैसे लाल गर्म धातु का टुकड़ा स्लेजहिमा से टूट गया हो। क्रूस की चमक तरल पदार्थ की तरह बिखरती हुई प्रतीत हुई और तुरंत धुंधली हो गई। यह अधूरा भी लग रहा था, मानो उसे कोई जबरदस्त झटका लगा हो। उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया और पत्थर के स्मारक से जा टकराया। उसके मुंह से खून निकल रहा था। लिज को जमीन पर संघर्ष करना पड़ा और वह अपने पैरों पर खड़ी होने में असफल रही। जो वेन इससे बहुत प्रसन्न और आश्चर्यचकित हुए, लगभग इस हद तक कि उन्होंने प्रतिमा को थम्स अप किया और अपनी गहरी भावनाओं को व्यक्त किया। आप अद्भुत हैं। बिना कुछ और सोचे उसने घायल सिल्वर विंग्ड फ्लाइंग चींटी को बुलाया। उसके अगले पंजे कट गए थे और उसके सिर की चोट गंभीर थी। शुक्र है यह मरा नहीं था। जो वेन ने इसे जादुई सुई बनाने का निर्देश दिया और लिज पर गोली चला दी। इस स्तर पर यदि वह सभी को बनाए रख सकता है, तो जो वेन के पास अभी भी लुयांग से भागने और अज्ञात आयामी क्षेत्रों में भागने का समय होगा। हालांकि अगर उसने लिज को भागने और हमलों की दूसरी लहर के लिए अधिक लोगों को इकट्ठा करने की अनुमति दी, तो शायद उसके पास भागने का मौका नहीं होगा। अपनी गंभीर चोटों के कारण लिज मुश्किल से चल पा रही थी, लेकिन वह एक साथी जानवर को बुलाने में सक्षम थी जो बाघ और शेर दोनों जैसा दिखता था। इसने उसे उठा लिया और मंदिर से बाहर निकलने से पहले चांदी के पंखों वाली उड़ने वाली चींटी की जादुई सुई को चकमा दे दिया। जो वेन ने तुरंत अपना पीछा किया, लेकिन सिल्वर विंग्ड फ्लाइंग चींटी बहुत घायल हो गई थी और अपने साथी रूप को बनाए रखने में असमर्थ थी। इसलिए वह उसे पकड़ने में सक्षम नहीं था। जब वह पत्थर की सीढ़ी की ओर दौड़ा, तो पौराणिक साथी जानवर पहले ही लिज के साथ बहुत दूर भाग चुका था। ये देखने के बावजूद कि वह उसे पकड़ नहीं सका, उसने पीछा करना जारी रखा और ली हुआन को फोन करके उसे पूरी स्थिति समझाई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ली जुआन उसे बयूरो का विरोध करने में मदद कर सकती है। उन्हें केवल उनसे कुछ सुझाव मिलने की आशा थी। जो वेन अभी भी एक छात्र था, इसलिए उसके पास सीमित क्षितिज थे। इसके अलावा वह बयूरो के बारे में बहुत कम जानता था और निश्चित नहीं था कि उसका सबसे अच्छा विकल्प क्या था। लिज क्रोधित हो गई क्योंकि उसने अपनी चोटें सहन की। कंपेनियन बीस्ट पर सवार होकर अंडरग्राउंड बुद्धा सिटी से बाहर निकली और स्कूल के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ी। जो वेन की गिरफ्तारी का विरोध करना पहले से ही एक गंभीर अपराध था। उसका मानना था कि अब उसे एन परिवार की चिंता किए बिना जो वेन को खुले तौर पर पकड़ने के लिए बयूरो की सेना को संगठित करने का पूरा अधिकार है। तुरंत मंत्री को सूचित करें। जैसे ही लिज स्कूल के गेट से बाहर निकली, स्कूल के बाहर बयूरो अधिकारियों को कियाओ सियुआन से संपर्क करने का आदेश देने की कोशिश करते हुए वह अचानक रुक गई, स्तब्ध रह गई। उसने उन अधिकारियों को देखा जो अक्सर ऊंचे और शक्तिशाली दिखाई देते थे और सड़क के किनारे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। उनके बगल में सैनिकों की एक पंक्ति थी जो अपनी राइफलों से उन पर निशाना साध रहे थे, और उनके सामने वाली सड़क पर एक काले रंग की सेडान कार थी। पीछे की सीट पर मुड़ी हुई खिड़कियों के पार उसने एक सुंदर आदमी को वहां बैठे देखा। वह सीधे उसकी ओर देख रहा था, एक त्यानजुओ। जब लिज ने उस आदमी को देखा तो वह कांपने से खुद को नहीं रोक सकी। जब वह कुलपति के कार्यालय में थी, तब उन्होंने दावा किया था कि अगर वह आएंगे तो उन्हें कोई परवाह नहीं है और उन्हें जो भी करना होगा वह करती रहेंगी। हालांकि जब उसने वास्तव में एंतियानजुओ को देखा तो सब कुछ अलग था। इस हास्यास्पद युवक का लीग में इतना दबदबा था कि उसके चाचा भी उस पर नजरें चुराने लगते थे। हालांकि वह लगभग उसकी ही उम्र की थी, लेकिन उनकी उपलब्धि का स्तर बिल्कुल अलग स्तर पर था। निगरानी। लिज ने अपने दर्द को सहन किया और अपने साथी जानवर की पीठ से उतरकर एंतियानजुओ को झुकाया और मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। अध्याय 85। एक परिवार के पास एक खदान है।
आपको सनसेट कॉलेज के परिसर में छात्रों को नुकसान की सजा दी गई। एन त्यानजुओ ने कार के अंदर पुतली लिज से पूछा। निरीक्षक, मैं विशेष जांच ब्यूरो से लीज हूं। मुझे कांग्रेस से जिंग डाउक्सियन से संबंधित लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश मिला है। इससे पहले कि लिज ने अपना वाक्य पूरा किया, उसे अचानक एक विचित्र की आवाज सुनाई दी। उसे अपनी बाईं जांघ से तेज दर्द और जलन महसूस हुई। जोरदार जोर से वास्तविक हुए, वह जमीन पर गिरकर खुद को रोक नहीं पाया और उसके किनारे के किनारे पर एक से खून निकला खुला छेद दिखाई दिया। उसके घाव पर चोट के निशान थे। सेडान कार के अलावा सैन्य टुकड़ी और सफेद कांच के टुकड़े। एक व्यक्ति ने अपनी पिस्तौल दिखाकर कहा, ओवरसियर, जिसने भी उत्तर दो पूछे और ऐसा कुछ भी नहीं जो उसने न पूछा। तुम्हारी मुझ पर गोलियां की रहस्य कैसे हुई? आप। इससे पहले कि लिज ने पूरी तरह से गांवों में वह एक बात और धमाकेदार सुनाई। एक गोली उसके दूसरे पैर में लगी थी, जिससे वह जमीन पर गिर गया और उसके चारों ओर खून जमा हो गया। ओवरसियर के सहायक के रूप में मैं आपको एक बार फिर से घूमने के लिए याद दिलाता हूं कि आपको केवल ओवरसियर के प्रश्नों का उत्तर देना है। अगर आप भी कुछ गलत कहते हैं या कोई अंधविश्वासी बकवाद करते हैं तो अपंग होने वाली अगली चीज आपके पैर नहीं होंगे, सफेद तारा मित्र ने धीरे से कहा। यदि ऐसा नहीं होता क्योंकि उसने लिज के दोनों दोस्तों को विकलांग कर दिया था, तो कोई भी उसे एक दयालु व्यक्ति की तरह धोखा दे सकता है जो एक मच्छर को भी विकलांग नहीं कर सकता था। हालांकि लिज के माथे से ठंडा पसीना निकल रहा था। ये सिर्फ उसके पैरों में असहनीय दर्द का परिणाम नहीं था, बल्कि उसकी हड्डियों की गहराई से आने वाली ठंडक का परिणाम था। ये देखकर कि सफेद दस्ताने पहने आदमी ने फिर से अपनी बंदूक उठाए और उसके सिर पर निशाना साधा, लिज को होश आया और उसने अपने पैरों के दर्द को नजरअंदाज करते हुए चिल्लाया, यह मंत्री कियाओ सियुआन था जिसने मुझे भेजा था। इस समय वह उस रुतबे को भूल गई थी जिस पर उसे हमेशा गर्व था और लीग में उसके परिवार की स्थिति भी भूल गई थी। वह केवल इतना जानती थी कि अगर उसने तुरंत सवाल का जवाब नहीं दिया तो प्रतीत होता है कि हानिरहित आदमी तुरंत उसके दिमाग को उड़ा देगा। लिज को इस बात से कोई झिझक नहीं हुई कि बंदूक के भीतर गोलियों में इतनी ताकत थी। सामान्य गोलियां उसे शायद ही घायल कर पाती थीं, लेकिन उनमें प्रिमोडियल गोल्ड से बनी गोलियां शामिल नहीं थीं। बहुत कम सामग्रियां पृथ्वी पर आयामी प्राणियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन प्रिमोडियल गोल्ड उनमें से एक था। और एक परिवार ने लीग की सबसे बड़ी आदिम सोने की खदान को नियंत्रित किया। इसके भंडार में संपूर्ण अर्थ लीग के 70% से अधिक भंडार शामिल थे। धनवान टाइकून जो गोलियों में प्रिमोडियल गोल्ड का अत्यधिक उपयोग कर सकते थे, अनसुना नहीं था, लेकिन एन परिवार शायद एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने वास्तव में उन्हें अपने सैनिकों को जारी किया था। कियाओ सियुआन को बुलाओ, एन त्यानजुओ ने फिर से हल्के ढंग से कहा, लेकिन यह एक ऐसा स्वर था जो किसी भी संदेह की अनुमति नहीं देता था। सफेद दस्ताने पहने सहायक ने लिज को एक फोन दिया। लिज ने संकोच नहीं किया और कियाओ सियुआन को बुलाने के लिए आगे बढ़ी। कियाओ सियुआन असहज महसूस कर रहा था, उसे सता रहा था कि कुछ होने वाला है। जैसे ही वह सोच में डूबा हुआ था, उसने अपने फोन की घंटी सुनी। यह एक अज्ञात नंबर था। कुछ महसूस करते हुए उसने फोन उठाया और कहा, मैं कियाओ सियुआन हूं। ये कौन है? मैं तुम्हें 5 मिनट दे रहा हूं। अगर मैं तुम्हें नहीं देखूंगा तो जिन लोगों ने सनसेट कॉलेज को पार करने का साहस किया, उन्हें फायरिंग दस्ते द्वारा मार डाला जाएगा। फोन से चुंबकीय आकर्षण वाली एक पुरुष की आवाज आई। हेलो। कियाओ सियुआन को ठंडा पसीना आ गया। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन फोन से जोर से बीप की आवाज आई। यह संकेत था कि कॉल पहले ही काट दी गई थी। लिज ने क्या किया है? मैंने उससे स्पष्ट रूप से कहा कि जल्दी करो और एन परिवार के आने से पहले जो वेन को वापस ले आओ। अब एन त्यानजुओ भी वहां है। कियाओ सियुआन को तुरंत अपने सिर में दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने संकोच नहीं किया। उसने अपनी कुर्सी पर कोट भी नहीं पहना था। वह सीधे कार्यालय से बाहर निकल गया, सनसेट कॉलेज की ओर चला गया। वह लंबे समय से एन त्यानजुओ की काम करने की शैली से अवगत था, लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना दबंग होगा कि एक सेनेटर की बेटी को मारने की हिम्मत भी करेगा। लीग की कांग्रेस सीनेट और सदन में विभाजित हो गई। वे सभी लीग के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे और प्रत्येक क्षेत्राधिकार के नागरिकों द्वारा उन्हें वोट दिया गया था। सीनेट अलग थी। वहां हमेशा 6 सेनेटर होते थे। केवल 6 परिवारों के लोग ही सीट पाने के योग्य होते थे। वे 6 लीग हीरोज के परिवार थे। सदन द्वारा प्रस्तावित किसी भी विधेयक के लिए सीनेट के पास वीटो का अधिकार था। ये कहा जा सकता है कि संपूर्ण लीग की सरकार वास्तव में इन 6 परिवारों द्वारा नियंत्रित थी। प्रत्येक लीग अध्यक्ष को भी 6 परिवारों में से एक से चुना गया था। और कियाओ सियुआन जिस विशेष जांच ब्यूरो से था, वह सीधे सीनेट के अंतर्गत आता था।
सीनेट के आग्रह के तहत विशेष जांच ब्यूरो जैसी एजेंसियों, जिनसे सभी नफरत करते थे, ने लीग में अपना अस्तित्व जारी रखा। लिज को एक स्मार्ट महिला नहीं माना जाता था और उसकी कार्यनीति ने कियाओ सियुआन को कभी आश्वस्त नहीं किया था। हालांकि चूंकि वह एक सेनेटर की बेटी थी, इसलिए उसके पास उसे अपने पास रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि लिज को वास्तव में एन तियानजुओ द्वारा मार डाला गया था, तो कियाओ सियुआन ने कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि परिणाम क्या होगा। वह नहीं जानता था कि परिणामस्वरूप एन तियानजुओ की मृत्यु होगी या नहीं, लेकिन वह जानता था कि उसकी मृत्यु निश्चित थी। इसके बारे में कोई सवाल ही नहीं था। सनसेट कॉलेज के बाहर पास की सड़क को सैनिकों ने बंद कर दिया था। छात्रों और राहगीरों को पता नहीं था कि क्या हो रहा है और वे केवल उसके चारों ओर चक्कर लगा सकते थे। कितने दिन हो गए? तियानजुओ ने बाहर आकाश की ओर देखा और लापरवाही से पूछा। 4:43। सहायक ने अपनी घड़ी की ओर देखा और विनम्रता से उत्तर दिया। तियानजुओ ने अपना हाथ हिलाते हुए एक शब्द भी नहीं कहा। तुरंत सैनिकों की एक पंक्ति ने अपनी राइफलें उठाईं और अपने काले थूथन से लिज और अन्य अधिकारियों के सिर के पीछे निशाना साधा। लिज कांप रही थी। उससे पहले कभी इतना डर महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि वह बता सकती थी कि एन तियानजुओ को वास्तव में उसे मारने में कोई संदेह नहीं था। वह वास्तव में कहना चाहती थी कि वह एक सेनेटर की बेटी है और अपनी पहचान घोषित करना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि जैसे ही वह बोलेगी, प्रतीत होता है कि हानिरहित और लगातार मुस्कुराता हुआ सहायक उसके दिमाग को उड़ा देगा। ओवरसियर, ये समय हो गया है, सहायक ने मुड़कर एन तियानजुओ की घड़ी देखने के बाद विनम्रता से कहा। फिर फांसी के साथ आगे बढ़ें, एन तियानजुओ ने उदासीनता से कहा। ओवरसियर सर, कृपया प्रतीक्षा करें। अचानक आकाश से एक आवाज आई, जैसे एक आकृति दो पंख फड़फड़ाती हुई आकाश से नीचे की ओर दौड़ी। पसीने से लथपथ कपड़ों के साथ जमीन पर गिरा शख्स कोई और नहीं बल्कि कियाओ सियुआन था। वह इतनी तेजी से भागा था कि उसे लगभग दिल का दौरा पड़ गया था। शुक्र है वह ठीक समय पर आ गया था। लिज के अपन पैरों को देखकर कियाओ सियुआन का दिल पीड़ा से भर गया। आप कियाओ सियुआन हैं। हालांकि एन तियानजुओ कार में बैठा था, जिससे उसकी आंख का स्तर कियाओ सियुआन की तुलना में बहुत नीचे था, लेकिन जिस तरह से उसने उसे देखा, ऐसा लग रहा था मानो वह ऊपर से देख रहा हो। कियाओ सियुआन कार के पास गया और विनम्रता से कहा, मैं विशेष जांच ब्यूरो से कियाओ सियुआन हूं, ओवरसियर सर। क्या हम निजी बातचीत कर सकते हैं?